अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़। मैं हूं हसनैन लियाकत। आज हफ्ते का पहला दिन है। बहुत सारी बड़ी खबरें थी जो कि पिछले दिनों में आई हैं। सबसे बड़ी खबर मेरे हिसाब से इमाद वसीम का इंटरनेशनल क्रिकेट से अलहदगी का ऐलान करना है, जो कि उन्होंने अपने एक समाजी राब्ते की वेबसाइट पे किया। इसके अलावा बाबर आजम के हवाले से भी बात करेंगे। आजम खान के बैट को लेकर बहुत सारी खबरें गर्दिश में, वो भी बात करेंगे हम आपसे, और बहुत सारी आज के प्रोग्राम में खबरें। लेकिन पहले सेगमेंट में हम मेनली फोकस करेंगे इमाद वसीम के हवाले से। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान क्यों किया? 55 ओडीआई मैचेस, 66 टी20 इंटरनेशनल मैचेस में लगभग 1400 से ज्यादा उन्होंने रन बनाए, 109 विकेट्स हासिल किए। और उसके साथ साथ अगर उनकी खिदमात की बात की जाए तो टी20 क्रिकेट में उनकी बहुत सारी खिदमात थी, और अभी भी हम उनको टी20 क्रिकेट में बड़े लंबे अरसे तक यूटिलाइज कर सकते थे। अचानक से उनका ये फैसला सामने आया। इस हवाले से बात करेंगे। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो भारतीय मीडिया है वो कुछ रिपोर्ट्स दे रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भारत और बीसीसीआई ये सोच रहा है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी मूव की जाए। और उनके मुताबिक वो ये कह रहे हैं कि पीसीबी हुकाम ने तो इस हद तक कह दिया कि अगर आपको हमारी सिक्योरिटी पे यकीन नहीं है, बिलीव नहीं है, तो हम सिक्योरिटी जो है वो किसी और मुल्क से आपको प्रोवाइड करेंगे या किसी और एजेंसी से आपको प्रोवाइड करेंगे। इस तमाम तर इशू में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शकील शेख साहब, जो कि पीसीबी में इन एंड आउट जरूर रहते हैं, लेकिन आजकल जो है वो शकील शेख साहब पीसीबी पे तनकीद करते हुए भी हमें नजर आते हैं, लेकिन काफी जगहों पे इनकी तनकीद जो है वो बजा भी होती है। शेख साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ठीक है, एक दिन पहले वो आपके साथ एक तकरीब में भी मौजूद थे। ये अचानक से रिटायरमेंट, हालांकि अभी तो मेरे हिसाब से 2-3 साल या 4 साल वो पाकिस्तान क्रिकेट को आसानी से सर्व कर सकते थे। कोई शक नहीं है कि इमाद बड़ा टैलेंटेड था, एक अच्छा ऑलराउंडर है जो टी20 या वाइट बॉल के लिए बड़ा ही वैल्यूएबल प्लेयर है। और मैं अगर कहूं कि पाकिस्तान की जितनी लॉट है इसमें वाइट बॉल में सबसे ज्यादा अच्छा ऑलराउंडर और वैल्यूएबल प्लेयर है, तो ये कोई मजाक नहीं होगा, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अफसोस ये है कि पीसीबी ने इस इशू को सही तरह हैंडल नहीं किया। इमाद देखिए 34 ईयर का है, और अगर वो मतलब है कि 39 से 40 तक खेल रहा है तो 5-6 साल तो पाकिस्तान को सर्व कर सकता है। इस दरमियान में मतलब 2-3-4 कप इंटरनेशनल यानी कि आईसीसी के वर्ल्ड इवेंट्स भी आ सकते थे, तो पाकिस्तान को काफी एडवांटेज था। मगर मेरा जो जाती ख्याल है, जो मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल उसको फोर्स किया गया है। वाब रियाज, मोहम्मद हफीज, फिर उस्मान वाला वगैरह, इन सारों ने डील किया था इस इशू को, और फाइनली मेरा ख्याल उन्होंने फोर्स किया है, और ना प्लेयर की बात मानी या ना कुछ। अच्छा, महमाद के इशू से फिर आप देखते हैं हारिस का इशू है, फिर और दूसरे लड़कों का इशू आ रहा है, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लेयर के साथ मिसट्रस्ट होना शुरू हो गया है और इशू बनने शुरू हो गए हैं, विच इज नॉट गुड। देखिए, ये नेशनल बोर्ड है और सारी जूरिस्डिक्शन ज़ाहिर है क्रिकेट की इसके पास है, तो इनको चाहिए कि जो प्लेयर हैं, जो हमारा एसेट है, नेशनल एसेट होता है, जाहिर है कि वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, स्टार है, और फिर पाकिस्तान के लिए लॉरेंस भी लेके आते हैं, जीत भी लेके आते हैं, खुशियां भी आवाम के लिए लेके आते हैं। उनके साथ इनको इस तरह का मिस ट्रीटमेंट नहीं करना। मेरा ख्याल है मिस ट्रीटमेंट और फोर्स रिटायरमेंट की गई है। हालांकि जो मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ ना, इशू इतना बड़ा नहीं था। इशू 1-2 थे चीज, उसको मेरा ख्याल है कि कैटेगरी में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नीचे रखा गया था, एक इशू। दूसरा ये कि उसने पहले जो है, जब ये प्लान का हिस्सा नहीं था, ना उसको बना रहे थे, ना एशिया कप में ना वर्ल्ड कप में, तो उसने शायद 3-4 फॉरेन लीग में साइन कर लिए थे जो बड़ी लुक्रेटिव है, बड़ी पैसे वाली है। अब ये कह रहे थे कि बोर्ड वाले कि भाई आप वो सारी की सारी छोड़ दें। तो एक सिंपल सा इशू था कि भाई आप फिर बोर्ड के लेवल पे बात करके तो उसको सेटलमेंट कर लें। आप दूसरा इशू ये था कि कंपनसेशन कर दें। तीसरा इशू ये था कि भाई आपके पास क्या गारंटी है, जो मेरा ख्याल है कि किसी ने इनसे पूछा भी है वाब रियाज से, कि भाई आपके पास क्या गारंटी है कि आप लोगों को कह रहे हैं कि 6 महीने बाद आप पाकिस्तान टीम का प्लान है और आप खेलेंगे या वर्ल्ड कप खेलेंगे या कोई टेस्ट सीरीज या कोई चीज भी खेलेंगे, आपके पास क्या गारंटी है कि आप कल यहाँ आए कि नहीं? तो आप रियाज ने बस स्ट्रेट जवाब दिया, मुझे तो कोई पता नहीं, मैं आज हूँ या कल नहीं। तो मैंने कहा फिर आपकी गारंटी पे कौन जाता है? तो ये एक किस्म का मिसट्रस्ट था, और इशू को समझने बगैर उसकी कोशिश नहीं की गई। ठीक हो गया। अच्छा शेख साहब, इससे पहले कि हम चैंपियंस ट्रॉफी की जानिब जाएं, वो भी खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। ये बताइएगा कि फैब तक आपको पता है कि ये रिजीम चलेगा, ज़का अशरफ साहब को एक्सटेंशन मिली है। अब अगर एक्सटेंशन उनकी खत्म होती है, उसके बाद लेट्स सपोज जिस तरह बातें चल रही है, नून लीग की गवर्नमेंट आती है, तो वापस डेफिनेटली नजम सेठी साहब या आप लोग भी पावर में आ सकते हैं। तो ये
इमाद वसीम हो गए, मोहम्मद आमिर हो गए, इनकी जो रिटायरमेंट है इसको रिकंसिडर किया जाएगा 2024 के वर्ल्ड कप के लिए? नहीं, ये तो देखना हाइपोथेटिकली सवाल है। ये तो लड़कों की अपनी मर्जी पे है, प्लेयर्स के अपने जाती डिसीजन है। ये भी जो डिसीजन है मोहम्मद आमिर का हो या इमाद वसीम का हो या किसी और का हो, जैसे कि हारिस रऊफ ने भी किया है कि टेस्ट सीरीज में नहीं जा रहा वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो ये प्लेयर के अपने जाती डिसीजन है। इसमें बोर्ड की तो कोई ना बोर्ड किसी को कुछ कहता है ना कुछ। लेकिन ये है कि अगर कोई प्लेयर नेगोशिएशन में आता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मैं हूं या आप हों या कोई और अभी मौजूद हो, तो उन सबको ये चाहिए कि जो अच्छा प्लेयर है, जो टीम के लिए यूटिलिटी है, जो एसेट है, उसको परसू करे और उसके इशू रिजॉल्व करके उसको पाकिस्तान टीम में लाए, रिप्रेजेंटेशन का मौका दे, ताकि पाकिस्तान का मतलब इज्जत का सवाल होता है इंटरनेशनल कंपटीशन में। तो जब हम आएंगे तो उस वक्त देखेंगे कि उसकी क्या, इन दोनों की या तीनों की किसी की भी क्या हालत है और प्लेयर अपना डिसीजन क्या लेता है, वो तो उस वक्त देखा जाएगा। हम तो प्लेयर के उसमें नहीं आते। ये तो क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो गया था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बोर्ड को प्लेयर्स को एंगेज करना चाहिए, उनके साथ कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके साथ फ्रैंक फ्री गुफ्तगू करनी चाहिए। और क्योंकि वो एसेट है पाकिस्तान का, खेलना उन्होंने, बोर्ड के तो किसी ऑफिशियल ने नहीं खेलना, उसका क्या जाता है, वो ड्राइंग रूम में वहां पे बैठा हुआ है अपने दफ्तर में, डिसीजन ले लेता है। तो प्लेयरों को एंगेज करके, वो पाकिस्तान का एसेट ही नहीं है, पाकिस्तान के स्टार हैं, वो पाकिस्तान के लिए मतलब मैंने कहा कि इज्जत कमाते हैं और जाहिर है ग्रीन फ्लैग होता है, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उनको एंगेज करना चाहिए। जब हमारा वक्त आएगा उस वक्त हम देखेंगे हमें किसकी जरूरत है, वक्त आएगा तो देखेंगे आप। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बताइएगा आखिरी हिस्से में अब के चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अब भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बीसीसीआई ने कोशिशें स्टार्ट कर दी हैं कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को मूव किया जाए, और साथ साथ ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है, और बड़े उनके बड़े इदारे ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह एनडीटीवी हो गया, कि ज़का अशरफ साहब ने और सलमान नसीर साहब ने शायद भारत को या भारतीय क्रिकेट बोर्ड को यह भी यकीन दहानी करवाई है कि अगर आपको हमारी सिक्योरिटी पे यकीन नहीं है तो हम कोई और सिक्योरिटी देंगे। ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, ये जो इंडियन से खबरें आती है ना, पहली बात है कि मेरा तो इनसे नहीं ज्यादा होता जब तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें कोई अपना रिएक्शन न दे दे। अब मैं यहाँ बैठे हुए इंडिया से खबरें चल रही है, मैं इस पर क्या रिएक्शन करूँ? पहली तो बात यह है कि अगर खबरें चल रही हैं और काफी अच्छे लेवल पे चल रही हैं, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो अपना ओपिनियन और अपना बने। एक बात। दूसरी बात ये रही कि ये इसमें तो कुछ शक नहीं है कि ज़का अशरफ एक बिल्कुल नालायक आदमी है जिसको क्रिकेट का कुछ नहीं पता। और जाहिर है कि अगर इंडियन मीडिया कह रहा है कि उसने ये स्टेटमेंट दिया वहां पे किसी और सिक्योरिटी को भी इजाजत देंगे, यहाँ पे ऐसा होता नहीं है। ये मतलब पाकिस्तान है, इसे एक स्टेट है, उसका एक मैकेनिज्म है, स्टेट ऑपरेटर्स है। ज़का अशरफ एक क्रिकेट बोर्ड के तौर पे कैसे फैसला करता? उसकी क्या मतलब है कि पावर है कि वो ये चीजें डिसाइड करे? नहीं कर सकता। लेकिन अगर ज़का अशरफ का नाम लेके वो कह रहे हैं या किसी और का, तो ज़का अशरफ को या क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो इस पे क्लैरिटी लाएं, इस पे क्लैरिफिकेशन करें कि हमने क्या कहा है, कहा भी है कि नहीं कहा। तो इस पे थोड़ा सा प्रीमेच्योर होगा कि हम क्या बात कर सकते हैं। ज़ाहिर है इंडिया का अपना एक एंगल होगा, वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस तरह की बहुत सारी बातें कर रहे होंगे, मगर मेरा I expect from PCB that they should come out with a clear-cut clarification on this issue. What is going to happen? What ज़का अशरफ said in India, or he has not said anything, or मतलब these are kite flying, these are rumors, these are just statements baseless, maligning Pakistan, or something else, whatever it is. लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शेख साहब, लेट्स सपोज अगर पीसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, पीसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, आखिरी जो है चंद सेकंड बाकी है, मुझे ये बताइएगा कि पीसीबी को अब सांस लेना चाहिए, क्योंकि हमने एशिया कप भी हाइब्रिड मॉडल पे करवा लिया, इंडिया भी हम जा चुके हैं, अब 2025 का आईसीसी का इवेंट है, उसमें भी अगर इंडिया ना आया तो फिर तो इंडिया की मनमानी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। देखिए, एक तो 2025 काफी दूर है, चैंपियन ट्रॉफी काफी दूर है, जाहिर है उसमें नेगोशिएशन और कई चीजें होनी है। अभी होस्ट एग्रीमेंट, मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान को वो भेजेंगे जिसमें होस्ट एग्रीमेंट साइन होता है, तो उसके बाद फैसला करेंगे। इंडिया इज ए पावर, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया अपने मसल फ्लैक्स जरूर करता है, और जब पाकिस्तान की बात आती है तो इंडिया ज़ाहिर
हर चीज में पाकिस्तान को अपोज करता है या पाकिस्तान की क्रिकेट और उसके सारे सिस्टम को अंडरमाइन करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ और मैं आई एम अवेयर, आपको पता है कि पॉलिटिक्स और सारी चीजों को मैं कवर भी करता हूँ और आई एम वेरी सेंसिटिव ऑन दिस इशू। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2025 बड़ी दूर है कि पाकिस्तान में देखिए इलेक्शन होने हैं। 2024 में पाकिस्तान में फरवरी के महीने में इलेक्शन होने, देयर विल बी ए इलेक्टेड रेजीम। यहाँ पे एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो मुंतखब गवर्नमेंट होगी, केयर टेकर्स नहीं होंगे, और मुंतखब गवर्नमेंट में कौन आता है फिर समझ आएगी आपको कि वो इंडिया को कितना एंगेज करते हैं, इंडिया से कितना पर, और चैंपियन ट्रॉफी में क्या इंडिया आता है नहीं आता है, ये इंडिया का क्या स्टांस होता है। फिर दूसरी बात है कि अगर 2024 में जो भी गवर्नमेंट आती है वो ज़का अशरफ इस बोर्ड को रखती भी है कि नहीं, तो ये सारे इशू लिंक हैं एक दूसरे के साथ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2025 अभी काफी दूर है, और पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी और जिनकी बनेगी क्या वो इंडिया को लाने में कामयाब हो जाएंगे, क्या वो उनको एंगेज कर लेंगे निगोशिएशन में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने में, बायलैटरल खेलने में, और इंटरनेशनल जो आईसीसी की क्रिकेट है इसको खेलने में एंगेज कर लेंगे। तो आप भी अंदाजा उतना ही कर सकते हैं जितना मैं कर सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इसमें। ठीक हो गया शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। खवातीन हज़रात यहाँ पर वक्त कमर्शियल ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे साइम अयूब के हवाले से। कल मीडिया टॉक्स में उन्होंने भी कुछ बातें की और फिर बाबर आजम के हवाले से भी बातें चल रही है। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट बाबर आजम ने मिस किया है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे, जहां पे दूसरे क्रिकेटर्स रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को सामने रख के, लेकिन बाबर आजम ने जो कॉन्ट्रैक्ट मिस किया उसके हवाले से बात करेंगे। फिर आजम खान जिन्होंने कल एक बैड के ऊपर फलस्तीन का झंडा रखा था और उसका स्टिकर लगा हुआ था, उसके ऊपर भी एक डिबेट चल रही है। इन सब के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। इससे पहले हमने बात की इमाद वसीम से, हमारे साथ मौजूद थे शकील शेख साहब, और अब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी। शाकिर साहब, बहुत सारे इश्यूज पे आपसे बात करनी है। सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं। ये बताइएगा कि कल रात को एक इशू हुआ आजम खान के हवाले से, जिन्होंने अपने बल्ले के ऊपर फलस्तीन का स्टिकर लगाया और उसके बाद मतलब सोशल मीडिया पे तो कोराम मचा ही, लेकिन उनको जो 50% फीस मतलब उनकी कट गई, और ये कोराम मच रहा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इस तरह की चीजें होंगी तो फिर बाहर हम क्या मैसेज देंगे? देखिए, आजम खान का एज अ पाकिस्तानी, आपका मेरा हर पाकिस्तानी का जो दिल है वो जो जुल्म मुस्तम हो रहा है गज़ा में फ़लस्तीनियों के साथ, उनके साथ धड़कता है। लेकिन जब आप किसी ख़ास लेवल पर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो वहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट को भी आपको फॉलो करना होता है। इसको आप दोनों एंगल से देख सकते हैं। एक आपका जज्बातीपन है, उसको आप जो है वो इस तरह कर सकते हैं कि उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने एक मैसेज देना था, उन्हें पता था कि उन पर जुर्माना हो सकता है, वो उन्होंने एक फ़ाइन एक्सेप्ट किया मेंटली, और वो एक मैसेज जो बैट पर स्टिकर लगा कर दिया गया। गो कि ये लोकल इवेंट था, लेकिन जब खबर इंटरनेशनल बनी, आईसीसी ने उसको जो है वो उस पर टेकअप किया तो वो एक इंटरनेशनल खबर बन गई। तो एक मैसेज देना मकसद होता है। लेकिन जहाँ तक जुर्माने की बात है, यकीनन जब आप किसी फॉर्मेट में या किसी इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करें तो उन बॉडीज़ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करते हैं, और आईसीसी इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट है। जो रेसिज्म है या जो पॉलिटिकल इस तरह के स्लोगन या साइंस होते हैं उनकी, वो हमेशा से जो है वो उस पर सख्ती से अमल करता है। आपको याद होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस तरह का एक लोगो लगाया था जो आईसीसी ने उस वक्त एक्शन लेकर उनसे उतरवा दिया था ग्लव से। तो लेकिन थोड़ा सा डिफर इस वजह से करूंगा कि डोमेस्टिक इशू था, मतलब डोमेस्टिक टूर्नामेंट है आपका, T20 कब चल रहा है। लेकिन जितने भी देखें ना, पाकिस्तान एक एफिलिएटेड बॉडी है आईसीसी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना बहरहाल इन पर पाबंदी है। बच्चे की दिलेरी को दाद देनी, बहरहाल उसको दाद देनी पड़ेगी। और ये पाकिस्तानियों के जो आपके मेरे आम पाकिस्तानियों के जज्बात हैं उन्होंने उसको रिप्रेजेंट किया है। ये मैच फीस कोई 2-4 लाख रुपए या चंद हज़ार रुपए की जुर्माना मैटर नहीं करता। जुर्माना भी कानून की भी पासदारी होगी, और जो मैसेज देना था लाउड एंड क्लियर वो भी दे दिया। तो आजम खान के लिए मेरे ख्याल दोनों सूरतों में एक विन विन सिचुएशन है। और एक उन्होंने हकीकत असर कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट नहीं खेलते ना तो फिर आपको बहुत ज्यादा परेशानियां भी होती हैं। हमने बहुत दफा देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट अगर आपने छोड़ दी, जस्ट लाइक उमर अकमल एंड अहमद शहजाद, कितना टैलेंट था उनमें, लेकिन उसके बाद वो इतनी लीग्स नहीं खेले। अच्छा, आरिस के हवाले से आपने बात की। आरिस के खानदानी जराए से खबरें आ रही है कि वो बड़े परेशान है। वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जितनी भी तनकीद होती रही, शायद उन लोगों को क्रिकेट की समझ नहीं है, क्योंकि एक बैड फॉर्म चल रही होती है, एक बेजा तनकीद हो रही है मेरे ऊपर। उसके बाद ये जो टेस्ट सीरीज में वो नहीं गए, इसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि अजीबोगरीब सी तनकीद हो रही है। और फिर
अब सारे क्रिकेट पंडित कह रहे हैं कि हारिस रऊफ को टेस्ट क्रिकेट खेलनी चाहिए। हारिस रऊफ कह रहे हैं कि मैं अपने आप को और अपनी बॉडी को एडजस्ट कर रहा हूं और मैं चाह रहा हूं कि मैं T20 फॉर्मेट को थोड़ा सा फोकस करूं, उसके बाद टेस्ट या फिर ओडीआई की जानिब आऊं। देखिए, मैं जब ये वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें जब उन्होंने कोई गुफ्तगू की थी हारिस के हवाले से, तो मुझे उस वक्त भी वो बड़ी हैरत हुई थी कि वहाब रियाज जैसा एक समझदार और एक रिसेंटली क्रिकेट से रिटायर होने वाला प्लेयर ऐसी बातें कर रहा है। देखें, जब हारिस वर्ल्ड कप खेल रहे थे और वर्ल्ड कप में हमने देखा कि हमारी उनसे बुनियादी तनकीद ये थी कि यार वो 4 ओवर का बॉलर है, वो 10 ओवर करा ही नहीं सकता, वो वनडे के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है। एक ऐसा बॉलर जिसको हमने उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हमने क्रिटिसाइज़ किया, उसको ये कहा कि ये सिर्फ इसी फॉर्मेट का बॉलर है, वो भी अब उसने ये साबित किया कि वो वाकई उसको कोई इश्यूज़ हैं। और उसके जो कोच थे जिन्होंने उनको, जिनकी वो प्रोडक्ट है आकिब जावेद, उन्होंने भी बरमला आकर टीवी पर कहा कि हमने तो इनकी प्रिपरेशन और बनाया इनको जो है वो इसके लिए है, अपना T20 क्रिकेट के लिए। अब जब वो T20 क्रिकेट के लिए आगे आपने सीरीज़ भी खेली है टेस्ट मैचेस के बाद, फिर इस बार T20 वर्ल्ड कप भी है। एक ऐसा बॉलर जो अपने आप को, हारिस का वर्ल्ड कप बहुत बुरा रहा, वो मेंटली भी अपसेट यकीनन हुआ होगा, उस पर पाकिस्तान टीम बहुत रिलाई कर रही थी, वो उसका परफॉर्म नहीं कर सका और रिकॉर्ड साज रन खाए उसने। जब ऐसे हालात में एक दर है आपकी, जब इस तरह का सेटबैक लगता है आपके कैरियर, बड़ा अच्छा बोला आपने, रिकॉर्ड पे चले जाते हैं, उस वक्त उनको मजीद क्रिकेट खिलाने के बजाय आपको रेस्ट, उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। और हारिस ने अगर ये खुद ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मैनेजमेंट को लेना चाहिए था कि उसको रेस्ट देकर उसको वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए, T20 सीरीज के लिए प्रिपेयर किया जाए, ना कि उसको जबरदस्ती टेस्ट में आप शामिल करें जिसके लिए वो तैयार ही नहीं है। जो शख्स जिसपे यही वहाब रियाज और ये हफीज वगैरह तनकीद करते थे कि ये मतलब T20 के अलावा वनडे फॉर्मेट का भी जब बॉलर नहीं है, तो जब उसको यूटिलाइज वही वो कहता है, और मेरे ख्याल ये बॉलर का हक होता है जब उसकी बॉडी, उसका माइंड उसको साथ नहीं दे रही टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो ये वेरी ग्रेसफुली उसने जो है वो रिफ्यूज किया, अपनी दस्तियाबी बताई। और वो आपको ये नहीं रहा कि वो क्रिकेट नहीं खेल रहा, वो T20 लीग खेल रहा है, पाकिस्तान की जो नेशनल T20 लीग है, इस वक्त कराची में अब अपनी इस वजह से नहीं, इस वजह से खेल रहे हैं कि अभी तक उनको एनओसी नहीं मिला। अच्छा सर, साइम अयूब, कल भी आप वहां पे मौजूद थे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि मैं हर फॉर्मेट में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं अपना कोच खुद बनने की कोशिश कर रहा हूं। क्या आप समझते हैं कि वो अपने कोच खुद बन जाएंगे, जिस तरह वो T20 के सेंसेशन थे, इसी तरह ओडीआई में और टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करेंगे? देखिए, साइम अयूब इज वेरी टैलेंटेड। मैं कहता हूं कि रिसेंट टाइम में इतने टैलेंटेड क्रिकेटर पाकिस्तान को कम ही मिले हैं, लेकिन ही इज़ टू यंग टू मैनेज या आप अपने आप को एडजस्ट करें तीनों फॉर्मेट में इतना क्विकली। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वक्त गुजारना होता है ग्राउंड में, आपको बहुत ज़्यादा आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी होती है, तो इतना अर्ली नहीं है कि वो अपने आप को तीनों फॉर्मेट में एडजस्ट करें। मेरा ख्याल है ये उसका फैसला नहीं होगा। ये जो इस वक्त हमने सियाने नए रखे हैं क्रिकेट बोर्ड में, उनको चाहिए कि वो फैसला करें कि साइम को कहाँ उसका पोटेंशियल है, कहाँ वो हमारे लिए सूदमंद, और टीम को कहाँ किस किस फॉर्मेट में किस जगह उसकी ज़रूरत है, तो उसको उसके मुताबिक मैनेज करें। पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने बड़े बड़े टैलेंट ज़ाया किए हैं सिर्फ मैनेजमेंट ना होने की वजह से। स्टार पावर आ जाती है जब आप सारे फॉर्मेट में अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आप ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर सकते। जो प्रोफेशनल टीमें होती हैं वो टैग लगा देती हैं, ये हमारा T20 का स्पेशलिस्ट है, ये वनडे का, ये टेस्ट को, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो ऐसा वो नहीं हो रहा, ऐसा हमें करना पड़ेगा। अगर हमने इंटरनेशनली जो एक कम्पिटिटिव क्रिकेट में जाना है तो हमें फिर सस्टेनेबल क्रिकेट बिल्कुल ऐसा करना पड़ेगा। और ये प्लेयर पे नहीं छोड़ना कि मैंने तीनों फॉर्मेट खेलने हैं। मेरा ख्याल है उसके हवाले से जो इज टू यंग, अगर हो ना प्लेयर लाइक बाबर आजम या जिसको, उसको ज़रूर अख्तियार दिया जाना चाहिए कि वो जिस फॉर्मेट में अपने आप को अवेलेबल है उसको खिलाया जाए। लेकिन एक अपकमिंग प्लेयर जिसका कोई बहुत ज़्यादा भी एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, लीग जो डोमेस्टिक में उसकी अच्छी परफॉर्मेंस है, उस बुनियाद पर उसको बहुत ज़्यादा एक्सपोज कर देना ठीक नहीं है। उसकी कैपेबिलिटीज को सामने रखते हुए उसको खिलाया जाए। शाकिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, आज क्योंकि हफ्ते का पहला शो था, 2 दिन की ब्रेक थी, उसके बाद बहुत सारी खबरें ऐसी थी जो हमने पहले सेगमेंट में भी कवर की और शाकिर रवाई साहब के साथ भी यहाँ पे बैठ के कवर की। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।